कमला सुन, थोड़े से बेसन के लड्डू बना देना, पूनम के यहाँ जा आऊँगा, उससे बड़ा मिलने का मन कर रहा है, उसे लड्डू भी बहुत पसंद है, खुद ही दे आऊँगा। भावेश जी ने अपनी पत्नी को सुबह उठकर कहा, हाँ वो तो ठीक है, मैं बना दूंगी, पर आप जाएंगे कैसे? इतनी दूर का सफ़र है, ट्रेन में रिजर्वेशन तो करवाया नहीं है, सारी रात क्या बस में बैठकर जाएंगे? कमला जी ने हंसते हुए कहा, चला जाऊंगा, बस से ही चला जाऊंगा, अब तो उससे मिलकर ही आऊँगा। लड्डू तैयार कर लेना, मैं दुकान को छोटू को संभाल कर आता हूँ, मेरा बैग भी तैयार कर देना, दोपहर को निकल जाऊँगा। वो बाइक की चाबी उठाते हुए बोले, लेकिन दोपहर को तो इतनी धूप होती है, पूरी दोपहर बस धूप में तपेगी, उसमें बैठकर कैसे जाओगे? कमला जी की बात सुने बिना ही भावेश जी निकल जाते हैं। दुकान पर पहुंचकर वो छोटू को सारे दिशा निर्देश देते हैं कि मेरे बिना 2 दिन तुझे दुकान कैसे संभालनी है और ग्राहकों को कैसे सामान देना है, और दोपहर को लड्डू लेकर अपनी छोटी बहन से मिलने को निकल जाते हैं। भावेश जी अपनी छोटी बहन पूनम से बहुत स्नेह रखते हैं। एक सड़क दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद वो ही अब पूनम के माता पिता बनकर रह गए थे। उन्होंने ही पूनम को पढ़ाया और उसकी देखभाल की थी। एक अच्छा घर देखकर उसकी शादी भी कर दी। शादी होते ही पूनम का नसीब बदल गया। उसके ससुराल जाते ही ससुराल के वारे न्यारे हो गए। साधारण से घर में ब्याही पूनम के राज से ठाठ बाट हो गए। चंद सालों में उसके पति मोहित ने बहुत प्रगति कर ली और शहर के अमीरों में उसकी गिनती होने लगी। अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उसके सास ससुर उसे बेटी बनाकर रखते थे, क्योंकि उसके आने के बाद ही उनके घर की स्थिति बदल गई थी। शहर के बीच उनका अच्छा बंगला था। भावेश जी वहां पहुंच गए और दरवाजे की घंटी बजाई। अपने पिता समान भाई को सामने देखकर वो खुश हो गई। उसने अपने भैया का स्वागत किया और बहुत खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने को कहा, लेकिन वो तो बस मिलकर और आशीर्वाद देकर निकलना चाह रहे थे। तभी पूनम की शादीशुदा ननद वहां आई हुई थी। उसने पूछा, भाभी आपके भैया कुछ मिठाई नहीं लाए क्या? बहन के घर खाली हाथ ही चले आए। तभी उनको याद आया, उन्होंने मिठाई का डिब्बा निकाल कर दिया। बेसन के लड्डू देखते ही पूनम खुश हो गई, लेकिन उसकी ननद ने मुंह बना लिया। भला ये भी कोई मिठाई होती है? आपकी बहन लाखों में खेलती है, उसके लिए घर की बनी हुई साधारण सी मिठाई ले आए। ऊंची दुकान से अच्छी मिठाई लाते तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते। ये सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। पूनम को भी बहुत बुरा लगा। वो अपने ननद से बोली, दीदी मैं आपका पूरा मान सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, तो आपको भी मेरे बड़े भैया का अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो भी आपसे बड़े हैं। रही बात मिठाई की, तो मुझे भाभी के हाथों के बने बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। भैया जब भी आते हैं मैं यही मंगवाती हूँ। ऊंची दुकान की महंगी मिठाई में वो बात कहाँ है जो भाभी के हाथों से बने इन लड्डुओं में है। ये सुनकर पूनम की ननद मुंह बनाकर चली जाती है। तभी पूनम बोलती है, भैया आप किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा। दीदी की तो आदत है, वो ऐसे ही कुछ भी कह देती है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद हैं। वो एक छोटा सा लड्डू मुंह में रखते हुए बोली, भैया ये 2 उपहार ले जाइए, ये मैं नंदिता और उदिता के लिए लेकर आई हूँ, उनसे कहिएगा बुआ ने भिजवाया है। भावेश वहाँ से आ गए। जितनी उत्सुकता से गए थे उतना उत्साह आधा रह गया। पूनम के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उसके सास ससुर भी उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन ननद अक्सर ताना दे ही देती है। वो वहीं पास के बंगले में रहती है। जब भी अपने घर की खिड़की से देखती है कि भाभी की कोई मेहमान आया हुआ है, तो बिना बुलाए तहकीकात करने पहुंच जाती है, और जब भी बोलती है इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाले का दिल दुखा ही देती है। वो अपनी बहन का हाल चाल लेकर आ गई। दोनों बेटियों ने बुआ के बारे में पूछा तो वो बड़े खुश होकर स्वागत और खातिरदारी के बारे में बताने लगे और उन्हें उनके उपहार दे दिए। दोनों की ज़रूरत की चीज़ थी। बुआ हमारा कितना ख्याल रखती है। उन्होंने बुआ को इतनी अच्छी ड्रेसेज के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि कमला जी के भाई की बेटी की शादी होने वाली थी और दोनों बहनों को रिसेप्शन में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस चाहिए थी। उन्होंने तो ऐसे ही बोला था और पूनम ने वो भिजवा भी दी। उपहार देकर और वहाँ की सारी बातें बताकर भावेश जी ने आकर दुकान संभाली, पर देखा कि दुकान का गल्ला खाली है। 2 दिन से कोई ग्राहक नहीं आया। दिन भर दुकान पर रहकर रात को घर आए तो देखा कमला जी अभी भी
भी उनका इंतजार कर रही थी। तुम सोई नहीं? खाने का डिब्बा तो लेकर गया था, फिर आराम से सो जाती। सुबह जल्दी उठती हो और दिन भर लगी रहती हो। घर का दरवाज़ा नंदिता या उदिता कोई भी खोल देती। आपसे बात करनी थी। आप जब से आए हो आपका चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। बस पूनम की ननद अक्सर कड़वी बातें कह देती है। खैर छोड़ो, अब मायके जाने की तैयारी कर लो। दोनों बेटियों के लिए कपड़े तो पूनम ने भिजवा दिए हैं। मेरी बहन मेरी बेटियों का कितना ध्यान रखती है। कमला जी अपने पूरे परिवार समेत शादी में जाती है। वहाँ से लौटते वक्त उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। भावेश जी को गंभीर चोट आती है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पर आ जाते हैं। उधर छोटू दुकान का आधा से ज्यादा सामान गायब करके भाग जाता है। दुकान पर ग्राहक आने कम कर देता है। माल बिकता ही नहीं है तो कंपनी से और माल भी नहीं मंगवा पा रहे थे। कमला जी दुकान की जिम्मेदारी संभालती है, पर उससे घर खर्च भी मुश्किल से निकल पाता है। ये सब सुनकर पूनम दौड़ी आती है। भाई की हालत देखकर उसे बहुत रोना आता है, पर वो मजबूर बनी रहती है और घर को सहयोग देने का निर्णय लेती है। वो दुकान पर सामान भरवा कर एक नौकर का इंतजाम करवा देती है ताकि दुकान से आमदनी हो सके। भावेश जी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। डॉक्टर सचेत करते हैं कि इनके ऑपरेशन में 4 से 5 लाख तक का खर्चा आएगा। ये सुनते ही कमला जी सुन पड़ जाती है, पर पूनम ऑपरेशन का सारा खर्चा वहन करती है और ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है। लेकिन पूनम, हम तुमसे इतना पैसा नहीं ले सकते हैं। ये समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। भाभी, भैया मेरे पिता समान हैं। अभी बस ये सोचिए कि किसी तरह भी बस भैया ठीक हो जाएं। रुपए कौन खर्च कर रहा है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भैया मेरे लिए ठीक होने बहुत जरूरी है। अगर मैं भैया को ठीक नहीं कर पाई तो मुझ पर धिक्कार है। भैया ने मुझे कभी बीमार में अकेला नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? भाभी, ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। भैया ने उस समय मेरी बहुत सेवा की, मुझे जगह जगह दिखाया, उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं दवाइयों और भैया की प्रार्थनाओं से ठीक हो गई। भाभी, भैया मेरे बिना नहीं रह सकते हैं और मैं भैया के बिना नहीं रह सकती हूँ। भावेश जी का ऑपरेशन हो गया, मगर अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। इधर बड़ी बेटी नंदिता की शादी की तारीख पास में आ रही थी। भावेश जी को चिंता खाई जा रही थी। लड़के वालों का उन पर दबाव बन रहा था कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। लड़के की दादी बीमार है, वो कभी भी दुनिया से जा सकती है। इसीलिए जाने से पहले वो पोते की शादी देखना चाहती थी। पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। नंदिता की शादी भी जरूरी थी। एक बार रुक गई तो फिर छोटी की भी शादी करनी थी। नंदिता सारी बात अपनी बुआ को बता देती है। पूनम भावेश जी से मिलने आती है और कहती है कि भैया, मैं नंदिता का कन्यादान करना चाहती हूँ। ये सुनकर के भावेश जी और कमला जी हैरान रह जाते हैं। पूनम, तू कैसे नंदिता का कन्यादान कर सकती है? तू तो अभी बहुत छोटी है, फिर कन्यादान करना आसान भी नहीं है। भैया, सब कुछ आसान है अगर करने की ठान लो। जब माँ और पापा हम दोनों को छोड़ गए थे तब आपने भी तो मुझे पाला, पढ़ाया और मेरा कन्यादान किया था। आज मुझे भी अपनी बेटी का कन्यादान करने का अवसर मिला है, तो ये पुण्य का काम मुझे करने दीजिए। मैं समझ गया, तुझे लग रहा है अभी तेरा भैया लाचार है, बीमार है, तो तू मेरी मदद करना चाहती है, मेरा बोझ हल्का करना चाहती है, कन्यादान के बहाने शादी में पैसा लगाना चाहती है। पर अब मैं तेरी और मदद नहीं ले सकता हूँ। मैं और ज्यादा बोझ तले नहीं जीना चाहता हूँ। तूने मेरी बीमारी पर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है। पहले ही मेरी वजह से तू इतनी परेशान हो गई है। अब और तनाव और बोझ मत ले। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों भाई बहन हैं, बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार रहे हैं, तो अब अलग कैसे हुए? हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? मुझे एक बात बताइए, क्या हमेशा भाई का ही फर्ज होता है, बहन का कुछ फर्ज नहीं होता है? आज आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे अपने हाल पर छोड़ देते? भैया, हर बहन चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करे, उसके दुख में काम आए, पर अगर भाई मुसीबत में है तो वो भी अपने आप को मदद करने से रोक नहीं पाती है। इसीलिए मुझसे मेरा हक मत छीनिए। मुझसे अपने पिता समान भाई का दर्द देखा नहीं जाएगा।
मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अपने भाई के काम आ सकूँ। हर बहन भाई की मदद करना चाहती है, पर कुछ ससुराल वालों से बंदी होती हैं और कुछ पैसों से लाचार होती हैं। पर आपने मेरे लिए इतना अच्छा घर ढूंढा है कि मुझे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले हैं और पैसों की भी मेरे घर में कहीं कोई कमी नहीं है। नंदिता क्या सिर्फ आपकी बेटी है, मेरी भी बेटी है और मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती हूँ। बचपन से इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। ईश्वर ने मुझे सब सुख दिए हैं, घर परिवार, अच्छा पति, 2 बेटे, बस एक बेटी की कमी रख दी है। वो आज नंदिता से पूरी हो जाएगी और उदिता की आगे की पढ़ाई भी मैं ही करवाऊंगी। नहीं तो ये क्या कर रही है, छोटी होकर भी तो इतना बड़ा काम कर रही है। भाई बहन की मदद करता है, पर तूने तो इस रिश्ते की अलग ही परिभाषा लिख दी है। ये सुनकर पूनम बोलती है, भैया हर रिश्ते की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है और वो ये है कि हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के दुख में काम आना चाहिए। रिश्ते एक तरफा नहीं निभते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं कि भाई ही बहन की मदद करे। आज के ज़माने में बहन भी भाई की मदद करती है, अगर वो काबिल है तो उसे मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का ये रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये खून का जन्म से ही रिश्ता होता है जो अंतिम सांस तक रहता है। भाई के ही नहीं, बहन के भी कुछ फर्ज होते हैं। अभी मेरे बच्चों की शादी होती तो आप भी तो मायरा लेकर आते, चाहे आपको उसके लिए कर्जा ही क्यों ना लेना पड़ता, फिर भी आप करते ना, ये रिवाज निभाते। तो क्या सारे रिवाज भाई के लिए ही होते हैं? बहन भी कुछ रिवाज निभा सकती है। आप बस मुझे कन्यादान की आज्ञा दे दीजिए। मेरे रहते मेरे भैया परेशान हो, ये तो कभी नहीं हो सकता है। आप मुझे मेहमानों की लिस्ट दीजिए और जो तैयारियां हो गई हैं वो बताइए और जो करनी है वो भी बताइएगा, ताकि हम शादी की तैयारियां अच्छे से कर सकेंगे। पूनम की इतनी बातें सुनकर भावेश जी और कमला जी फिर उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और अपनी सहमति दे देते हैं। दोस्तों, भाई बहन से ज़्यादा खूबसूरत और पवित्र रिश्ता और कोई नहीं है। बहन भाई को एक साथ सुख में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।